ऐसे सवालों में बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पर 5% कम किया जाए या फिर कहाँ पर 80% बढ़ाए। कई बार एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता तो कंफ्यूजन हो जाती है और उससे सवाल गलत हो जाता है। देखिए, एक सिंपल सा सवाल है। ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल सा सवाल। यहाँ पर क्या है कि घड़ी को बेचा है 10% लाभ होता है। ठीक है, यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को कर लेंगे आसानी से। एक घड़ी को बेचा है 10% का, उसको प्रॉफिट हो गया। मतलब ये है कि अगर सीपी 100 हो तो एसपी यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है तो एसपी यहाँ पर 110 होगा। सीधी सी बात है, 100 रुपये में उसने खरीदी है और 110 रुपये में बेच दी। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर वो 5% कम में खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 20% का फायदा होता है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया कि जहां पर वो घड़ी को बेचकर उसको 10% का फायदा होता है। अब दूसरे केस में अगर वो उस घड़ी को 5% कम में खरीदे, ठीक है, 100 में खरीदी थी, इसका 5% अगर वो कम में खरीदे, मतलब कि 95 रुपये में अगर वो खरीदे तो उसको 20% का फायदा हो जाता है। 20% का उसको फायदा हो जाता है। अब यहाँ पर 95 का अगर हम 20% निकाले तो ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हम देख सकते हैं कि जो 20% होता है वो किसी भी संख्या का 5वां हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे अगर 100 का 5वां हिस्सा निकाले तो हमें 20 मिल जाएगा, है ना। 20%, इसका 20% जो होगा वो 20 होगा, मतलब कि इसका 5वां हिस्सा। तो इसका 5वां हिस्सा हो गया 19। 19 पंजे 95, जैसे ही 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, तो वो 19 रुपये ज्यादा में बेचता है। इसका 20% हो गया 19, तो वो 95 की खरीद कर 19 रुपये कमा रहा है, तो उसने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा? 114 में। ठीक है, यहाँ पर इनका डिफरेंस आता तो है 19, लेकिन है इसका 20%। ठीक है, तो उसने 114 रुपये में उसको बेच दिया। अब सवाल में कहता है कि 80 रुपये अधिक में अगर बेच रहा हो, पहले वो 110 रुपये में बेच रहा था, अब वो 114 रुपये में उसको बेच रहा है, तो यहाँ पर उसने 4 रुपये अधिक में वस्तु को बेचा है, फिर भी उसको 20% का फायदा हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमें उसका असली सीपी नहीं पता, हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि उसका सीपी मान लेते हैं 100। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन जो मैंने सवाल में भी ये कराई है वो क्वेश्चन के हिसाब से फिट हो रही है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि हमें यहाँ 4 मिल रहा है और सवाल में है 80, तो हम इस 4 को अगर 80 बनाना चाहें तो मैं इसको 20 से गुना करूंगा, 80 मिल जाएगा। अब जो सीपी है, देखो ये हमारे सवाल के हिसाब से वो 4 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन रियल में है ये। हमारे सवाल के हिसाब से जो हमने सॉल्यूशन किया उसके हिसाब से सीपी है 100, तो रियल में सीपी कितना होगा? 2000। रियल में जो सीपी होगा वो हो जाएगा 2000। हमारा आंसर आ जाता है 2000। नेक्स्ट, ये जो अगला सवाल है जो मैं अभी कराऊंगा, इसको हम मुझबानी भी कर सकते हैं, मतलब कि कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है इसका, इससे पिछले वाला जो पार्ट देखा हुआ है, या फिर अगर नहीं भी देखा हुआ, तो यहाँ एक सीधी सी बात यह है कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 120 में बेचा, और कहता है कि अगर इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस अगर इसको दुगना कर दे तो उसको कितने प्रतिशत का फायदा होता है? दुगना कर लेते हैं। पहले हमारे पास एसपी जो था, सेलिंग प्राइस, वो 120 है, दुगना कर दिया तो वो 240 हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है, तो 100 में वो खरीद के लाता है और 240 में बेच रहा है, तो उसको फायदा कितना हुआ? 140 का। और 140 का फायदा का मतलब ये है
जब सीपी 100 होता है तो सीपी पर आने वाला कोई भी हानि या जो लाभ होता है वो डायरेक्ट हम प्रतिशत में उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब सीपी 100 हो तो यहाँ पर फायदा हमें 140 का हो रहा है, तो हम इसको 140% प्रॉफिट बोल सकते हैं। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। सवाल में इसने कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर उसको 20% का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब उसने उसको 120 में बेची होगी। 100 में खरीद कर 120 में बेचते हैं तो हमें 20 का फायदा होता है, और इसको हम प्रतिशत मान सकते हैं क्योंकि सीपी अपने आप में यहाँ पर 100 है। ठीक है, ये मैंने प्रतिशत वाली वीडियोस में कंसेप्ट में मैंने बताया हुआ है, ये जो डिटेल से मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है। अच्छा, अब वो कहता है अगर इसको दुगुना कर दे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी वर्बली बताया था, दुगुना करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 240। ठीक है, अब वो कितने रुपए कमा रहा है? यहाँ पर वो 20 रुपए कमा रहा था, हम इसको सीधा प्रतिशत में लिख सकते हैं। यहाँ पर वो 140 रुपए कमा रहा है, इसको भी हम सीधा प्रतिशत में लिख सकते हैं क्योंकि बेस जो है हमारा 100 है। ठीक है, इसी पर प्रतिशत निकलता है और ये अपने आप में यहाँ पहले से ही 100 है, तो हम इस 140 को 140% प्रॉफिट लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 140% प्रॉफिट। नेक्स्ट, यहां पर एक कुर्सी को 6% लॉस पर बेचा। ठीक है, अगर वो उसको 80 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 10% का उसको फायदा हो जाता है। देखिए, सीपी मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, और एसपी जहां पर उसको 6% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 6% का उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब उसने उस वस्तु को 94 रुपए में बेचा है। ठीक है, वो 10% का फायदा चाहता है। सवाल में कहा कि अगर 80 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 10% का फायदा हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले ही लिख लेंगे कि अगर वो उसको 80 रुपए में बेचता है, 80 रुपए ज्यादा में बेचता है, ठीक है, तो उसको 10% का फायदा हो जाता है। अब यहाँ पर 10% का फायदा तो 110 पर होगा। ठीक है, ये वो एसपी है जिस पर उसे 6% का लॉस हो रहा है, ये वो एसपी है जिस पर उसे 10% का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब ये फायदा कब हुआ उसको? जब उसने उस कुर्सी को 80 रुपए अधिक में बेचा। लेकिन हमारे हिसाब से उसने कितने अधिक में बेचा है? पहले बेच रहा था 94 रुपए में, अब बेच रहा है 110 रुपए में, तो 16 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। लेकिन ये तो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से है। अब सवाल में वो वास्तव में बेच रहा है 80 रुपए अधिक में। ठीक है, तो 16 को 80 कैसे बनाएंगे? 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से था, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से जो क्रय मूल्य है वो 100 है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए। ये आंसर आ गया। सीपी अगर हम देखें तो 500 मिल जाता। यहां पर अगर ये नहीं समझ आता तो हम इसको यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 16 यूनिट 80 के बराबर है, तो हमें पता लग गया कि 1 यूनिट जो है 5 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 16 को 5 से गुना किया, 80 आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन देख लिया, तो इन दोनों का रिलेशन कैसे होगा? 100 को 5 से गुना कर देंगे तो हमें 500 मिल जाएगा। ये आंसर आ जाता है।